राज्य एवं भैया उससे थोड़ा इधर लिखिए, हमेशा लिखिए भैया नीचे इससे इधर 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 इससे राज्य एवं राष्ट्र आय। सुनिए बाबू, आय का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है। आय का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अपने मानसिक तथा बौद्धिक या शारीरिक काम करता है, उसके बदले जो उसको इनकम मिलता है वो आय। हम काम करते हैं, काम के बदले जो हमको मिलता है आय, श्रम के बदले जो मिलता है आय। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? किसकी आय? राज्य। राज्य का मतलब क्या होता है बाबू? राज्य का मतलब एक स्टेट। अच्छा, पॉलिटिक्स की भाषा में राज्य का मतलब देश होता है। यहाँ पर आप राज्य का मतलब एक राज्य समझिए, जैसे बिहार एक राज्य, यूपी एक राज्य है। उसी तरह बोला राज्य एवं किसकी? राष्ट्र। राष्ट्र बोले तो क्या होता है? देश। राज्य एवं राष्ट्र की आय, एक राज्य की आय और एक देश की आय के बारे में बोला गया है ना। देखिए, आय क्या बोलता है? लोगों द्वारा अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा संपत्ति प्राप्त होती है उसे आय कहते हैं। परिश्रम के फलस्वरूप जो धन या संपत्ति मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? आय। आय क्या है? तो परिश्रम के फलस्वरूप, परिश्रम के बाद क्या मिलता है? जो धन या संपत्ति मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आय। परिश्रम का मिलता है आय नहीं हुआ। परिश्रम का मिलता हुआ आय नहीं हुआ। बिना परिश्रम का आपको क्या मिलेगा बताइए? बिना परिश्रम का क्या मिलेगा? चलिए सुनिए, आगे सुनिए। आगे क्या बोलता है? आय के मापदंड के आधार पर ही किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। आय के परिकलन के आधार पर ही किसी देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। देखिए बाबू, हम लोग को जो आय मिलता है, भैया 5 मिनट। देखिए भैया पानी सब गिरा है, कब बोलेंगे 5 मिनट जाइए पूंजी। देखिए बाबू, भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्थापक और उद्यमी। भूमि से हमको क्या मिलता है? ये इन्हीं सब चीजों से हमको आय प्राप्त होता है। ठीक है, कभी कभी बोलेगा 4 चीजों से, कभी कभी बोलता है 5। ठीक है, इन्हीं सब चीजों से हमें क्या प्राप्त होता है? आय। भूमि से हमें कैसे आय मिलेगा? तो भूमि के बदले हमको क्या मिलता है बताइए तो? लगान मिलता है, यानी कि टैक्स। भूमि के बदले क्या मिलता है? लगान। भूमि के बदले क्या मिलता है हमको? लगान, यानी कि टैक्स। श्रम के बदले क्या मिलता है? मेहनत के बदले, बहुत बढ़िया, मेहनत के बदले क्या मिलता है? मजदूरी। श्रम के बदले मजदूरी। अच्छा, पूंजी कैसे मिलता है? अच्छा, पूंजी लगाएंगे तो पूंजी से हमको क्या मिलता है? पूंजी का ब्याज मिलेगा। हानि लाभ किसको मिलेगा? अच्छा, दोनों लिख दिए हैं। उद्यमी यहाँ पे आएगा, उद्यमी को मिलेगा हानि या लाभ। यहाँ पे क्या आएगा? उद्यमी जो बिजनेस करता है उसको मिलेगा हानि या लाभ। पूंजी लगाएंगे, आप किसी को पैसा दीजिएगा, पैसा के बदले क्या लीजिएगा? ब्याज लीजिएगा। बैंक हमको पैसा देती है, पैसा के बदले क्या लेती है? ब्याज लेती है। उसी तरह पूंजी के बदले हमको क्या मिलता है? ब्याज। पूंजी का ब्याज मिलता है। व्यवस्थापक को क्या मिलता है? व्यवस्थापक को उसका सैलरी मिलेगा। ठीक है, व्यवस्थापक को वेतन मिलता है। व्यवस्थापक को वेतन मिलता है। और उसके बाद इसको क्या मिलेगा? उद्यमी को हानि या लाभ। उद्यमी को लाभ या हानि मिलेगा ना। उद्यमी को क्या मिलेगा? लाभ या हानि मिलेगा ना। चलिए देखिए बाबू, आय के यही साधन है। इन्हीं सब साधनों से क्या मिलता है हमको? आय मिलता है ना। बोला गया कि भूमि से हमको आय कैसे मिलता है? लगान के रूप में। उसके बाद क्या है? श्रम से हमको आय कैसे मिलता है? मजदूरी। हम श्रम, भूमि किसी को दिए तो जमीन के बदले हम क्या लेंगे? जमीन देने के बदले टैक्स। हम कहीं पे दुकान खोलते हैं, दुकान के बदले क्या देते हैं? दुकान कहीं खोलने गए, लेने गए, दुकान के बदले भाड़ा लेता है ना आदमी। तो वही बात, जमीन के बदले क्या लिए? टैक्स। और श्रम के बदले क्या लिए? मजदूरी। श्रम मतलब होता है मेहनत, कहीं जाके काम किए, भर दिन मगजी कहीं पे जाके काम किए, तो काम के बदले हम क्या लेंगे? मजदूरी। तो श्रम का मेहनत हमको कैसे मिला? श्रम का हमको कैसे हुआ? मजदूरी के रूप में। हम पढ़ा रहे हैं तो आपसे जो सैलरी ले रहे हैं वो मेरा क्या होगा? एक तरह से मजदूरी। कोई आदमी काम करेगा खेत में जाके, सिर्फ वही उसका मजदूरी नहीं होता होगी। कोई भी व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में काम करता है, काम के बदले जो भी उसको पैसा मिलता है उसका वेतन या मजदूरी होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? पूंजी। पूंजी के बदले हमको क्या मिलता है? ब्याज। पूंजी अगर यदि पैसा लगाते हैं तो पैसा के बदले क्या आता है? ब्याज। अच्छा, व्यवस्थापक को क्या मिलता है? वेतन। उद्यमी को क्या मिलता है? चलिए, उद्यमी को मिलता है लाभ या हानि। अगला है देश में निर्धनता अनुपात के आंकड़े योजना आयोग ने मार्च 2009 में जारी किया था। इसके अनुसार बिहार पूरे देश में उड़ीसा के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। यहाँ का 41.4% आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर करता है।
क्या बोला, निर्धनता अनुपात के आंकड़े कौन जारी करता है, योजना आयोग। पहले था तो निर्धनता अनुपात का आंकड़ा जारी किया था योजना आयोग। जब मार्च 2009 में योजना आयोग ने जारी किया था निर्धनता अनुपात का आंकड़ा, किसका, निर्धनता अनुपात का आंकड़ा कौन जारी करता था, योजना आयोग। आंकड़ा कौन जारी करता था, ये जारी करता था योजना आयोग। हम कल बता चुके हैं बाबू योजना आयोग का गठन कब हुआ है, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग, इसका गठन हुआ 15 मार्च 1950। यही निर्धनता अनुपात का आंकड़ा जारी करता है योजना आयोग। योजना आयोग ने 2009 में जो जारी किया था अपना रिपोर्ट, उसके अनुसार क्या बोल रहा है, सबसे गरीब राज्य था उड़ीसा और दूसरा सबसे गरीब राज्य कौन था, बिहार। अपना बिहार राज्य था ना। अच्छा, इसमें कभी कभी बोलता है सबसे ज्यादा डेवलप स्टेट, सबसे ज्यादा विकसित राज्य कौन था, या पैसा वाला राज्य में कौन आता है, तो गोवा आता है ना। गोवा कल बता चुके हैं। और डेवलप यूटी में कौन आएगा, केंद्र शासित प्रदेश। डेवलप केंद्र शासित प्रदेश में कौन आता है आपका, दिल्ली नहीं, चंडीगढ़ था। ठीक है, हाँ चंडीगढ़ का आय ज्यादा था, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा था। हाँ अभी दिल्ली आ जाएगा। ये हम आपका आंकड़ा कब का बता रहे हैं बाबू, 2009 का बता रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ के 41% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। इसी आंकड़ा के अनुसार क्या बोला, यहाँ का कितना आबादी, 41% आबादी क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। जो गरीबी रेखा से नीचे है उसका पहचान करने के लिए हम एक लाइन बताए थे ना कल, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसी को क्या कहा गया था, बीपीएल। बिलो पॉवर्टी लाइन को ही क्या कहा गया था, बीपीएल। जो 41% लोग थे वो कैसे थे, बीपीएल कार्ड धारी बनाया गया उसको। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं, 2009 में। चलिए, एक विद्वान का बात का रेगनर नर्क्स ने गरीबी के कुचक्र की अवधारणा को बताया। बिहार भी इसका शिकार है। देश में आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। चलिए, एक विद्वान के बारे में बताया है, कौन, रेगनर नर्क्स। कौन बताया है, रेगनर नर्क्स। ये क्या दिए बाबू, तो गरीबी के कुचक्र की परिभाषा क्या दिए हैं, गरीबी के कुचक्र की। कल भी हम चर्चा किए थे, गरीबी का कुचक्र क्या होता है बाबू, क्या होता है बताइए तो, गरीबी कैंसर के समान। वो बताए थे कौन, जो बता दीजिए तो, कुजनेट महोदय थे। कुजनेट नामक विद्वान थे, वो बताए थे क्या, गरीबी किसके समान होता है, कैंसर के समान होता है ना। गरीबी के कुचक्र की परिभाषा थोड़ा सा हम चर्चा किए थे कल इस पे, कि विद्वान क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अमीर है वो गरीब होगा जल्दी, और जो गरीब है वो जल्दी क्या नहीं होगा, अमीर नहीं होता है। क्योंकि इसका कंडीशन होता है बाबू, एक गरीब व्यक्ति है अगर यदि वो कमाएगा खाएगा, कमाएगा खाएगा, उसी में परेशान रहता है ना, उसके पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि वो जाके बिजनेस में इन्वेस्ट करे और कहीं लगाए, जाके ग्रोथ कर पाए ना। कमाता खाता है, बीच में यदि बीमार पड़ गया और तो कोई तरह का संकट आ गया उसके ऊपर, और कर्ज लेके अपना गुजारा करता है। इसीलिए बोला जाता है कि गरीब क्या होता है, और गरीब। और अमीर जो है कमाता खाता बचाता है, जो पैसा बचता है क्या कर देता है, अपना बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, उसके बाद पैसा बढ़ता है। इसीलिए अमीर क्या होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं ना। क्या बताए थे, गरीब क्या होते हैं और गरीब होते जाते हैं, और अमीर क्या होते हैं बाबू, तो और ऊपर होते जाते हैं ना। तो ये गरीबी के कुचक्र की परिभाषा कौन दिए थे, ये गलत बात है, रेगनर कुजनेट थे, जो गरीबी को क्या कहे थे, कैंसर। ये सब अर्थशास्त्री है बाबू ना, इतिहास जानने वाले इतिहासकार, अर्थशास्त्र के ज्यादा ज्ञाता क्या कहलाते हैं, अर्थशास्त्री। ठीक, चलिए। अच्छा, एक बताए हम, देश में आय के मानकों को निर्धारित करने वाली संस्था क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। बोले तो, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डायरेक्टोरेट ऑफ, ये हम किसका बोल रहे हैं, ओ रोक के उठा लीजिए तो, कट गया। ठीक है। डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, याद कीजिए, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। देश में आय के मानकों को निर्धारित करता है, यही संस्था है जो बताता है कि भारत में किसके पास कितना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद भी एक अगला चैप्टर उसमें पूरा क्लियर दिया हुआ है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि आय के आंकड़ों को कौन निर्धारित करता है, तो डायरेक्टोरेट ऑफ
स्टैटिक्स, डायरेक्टोरेट ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। अगला मेरा टॉपिक है बाबू यहाँ से राष्ट्रीय आय। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय, इसको बहुत अच्छा से समझेंगे। लगभग आप देखिएगा 2011 से तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी यानी कि 23, 24, 25, 26 से लगातार इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको बहुत अच्छा से समझना है और समझ लीजिएगा हर बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम पहले क्या पढ़े थे, राज्य एवं राष्ट्र की आय मेरा चैप्टर है ना। आय का मतलब क्या होता है बाबू, परिश्रम के बदले हमको क्या मिलता है, धन या संपत्ति जो मिलता है वही हमारा क्या है, आय। काम करने के बाद जो हमको मजदूरी मिलता है वही हमारा क्या होता है, आय है ना। ठीक, चलिए। अच्छा, आय कितने आधार से हमको आय की प्राप्ति होती है, तो बोला जाता है 5 प्रकार से ना। तो कैसे कैसे आय हमको प्राप्त होता है, 5 प्रकार में है। अच्छा, भूमि के बदले क्या मिलता है आपको, लगान मिलता है। श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले व्यवस्थापक को क्या मिलता है, वेतन। उद्यमी को क्या मिलता है, भूमि के बदले अच्छा, व्यवस्थापक को वेतन मिलेगा। अच्छा, पूंजी के बदले उद्यमी को क्या होगा, श्रम के बदले क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा देखिए, निर्धनता अनुपात का आंकड़ा कौन जारी करता है बाबू, निर्धनता अनुपात का आंकड़ा कौन जारी करता है, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ है, 15 मार्च 1950 को। बोला जाता है कि यही योजना आयोग अपना रिपोर्ट दिया 2009 में। उसने दूसरा सबसे गरीब राज्य किसको बताया था, और पहला सबसे गरीब राज्य उड़ीसा को। कब रिपोर्ट दिया था, 2009 में। अच्छा, बिहार में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे बोले गए, 40% लोग। और सबसे ज्यादा इस हिसाब से किस राज्य का था प्रति व्यक्ति आय, गोवा। अब देखिए, एक विद्वान है रेगनर नर्स, उन्होंने क्या बोला, गरीबी क्या बोले थे, अच्छा, गरीबी की एक उच्चारण की परिभाषा दिए थे। इसमें क्या बताए थे, गरीब और अमीर हो जाते हैं, अच्छा, अमीर और अमीर होते जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है। ये क्या है इतना बड़ा का नाम, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये क्या करता है बाबू, आय के आंकड़ों को जारी करता है। देश में किसी के पास पैसा वैसा कहाँ से आता है, ये देखते रहता है, खोजते रहता है, खोज के क्या करता है, आंकड़ा जारी करता है ना। आइए देखते हैं हम लोग अब राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय क्या है बाबू, राष्ट्रीय एक साल एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का मूल्य का योग कोई राष्ट्रीय। एक वर्ष में किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का मूल्य या अंतिम वस्तुओं का मूल्य। एक वर्ष में उत्पादित किसी देश में एक वर्ष में अर्जित आय की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आय। एक साल में एक देश के अंदर जो भी पैसा आता है या सब कुछ आता है, सबको जोड़ करके क्या होता है वो राष्ट्रीय आय। उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेशनल इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय। ठीक, क्या कहेंगे हम लोग, हाँ, राष्ट्रीय आय। एक वर्ष में किसी देश में जो आय आता है ना, एक साल में किसी एक देश के अंदर सभी अंतिम मूल्य एक साल में एक देश में सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य, मतलब लास्ट मूल्य। कोई हम लोग किसमें जोड़ते हैं जाकर के, राष्ट्रीय आय। कुछ विद्वान का परिभाषा है वो, जैसे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक संसाधनों पर उपयोग करके प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसके बारे में कहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल। विद्वान है, कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने क्या कहा है कि एक वर्ष में कोई भी देश अपने प्राकृतिक संसाधनों पर, कोई भी देश अपने प्राकृतिक संसाधनों पर जो भी काम करेगा, अपने प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर जो भी इनकम कमाएगा, जो भी काम करेगा, काम के बदले जो उसको क्या मिलेगा, पूंजी मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसी को जोड़ देंगे तो वो किसमें आएगा, गिना जाएगा राष्ट्रीय आय में। ये बात को कौन बोले हैं, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी। कौन बोले हैं,
अल्फ्रेड मार्शल ने श्रम एवं पूंजी का उसके किस पर उपयोग करना है? प्राकृतिक संसाधनों पर। श्रम एवं पूंजी का किस पे उपयोग करना है? प्राकृतिक संसाधनों पर। श्रम एवं पूंजी का ना किस पर उपयोग? प्राकृतिक संसाधनों पर। अपने श्रम एवं पूंजी का प्राकृतिक संसाधनों पर उपयोग करने के बाद जो हमें आय मिलता है वही हमारा क्या है? राष्ट्रीय आय। इसमें एक शब्द लगा देते हैं, ये भौतिक और अभौतिक। भौतिक क्या होता है जानते हैं? फिजिक्स का चैप्टर है क्या? भौतिक जो प्रकृति भौतिक हाँ, भौतिक का मतलब क्या नहीं बताइए? जो मापा जा सके, है ना। और भौतिक जो मापा नहीं जा सके। भौतिक यही होता है जो मापा जा सके, और भौतिक जिसको मापा ना जा सके। सत्य है बाबू, इसको मान लीजिए, ठीक है, सोचने का जरूरी नहीं है। हम लोग किसके बारे में पढ़े? कौन विद्वान के बारे में? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी के बारे में। क्या बोले? अपने देश की श्रम एवं पूंजी का किस पे उपयोग करेंगे? प्राकृतिक संसाधनों पर उपयोग के बाद जो हमको आय प्राप्त होता है वही हमारी क्या होती है? राष्ट्रीय आय। एक और विद्वान का पढ़ लीजिए, प्रोफेसर पीगू। उन्होंने क्या कहा? राष्ट्रीय आय किसी समाज की वास्तविक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है और जिसे मुद्रा के रूप में प्राप्त किया जाता है। क्या बोला प्रोफेसर पीगू? क्या बोले कि राष्ट्रीय आय में प्रोफेसर कौन थे? पीगू जी। क्या बोले? अपने देश की आय, देश की आय। अब प्लस क्या बोला? विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय। इसके बारे में कौन बताया? प्रोफेसर पीगू। क्या बोले? अपने देश की आय और विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे, एक साल के अंदर जो आय होता है वही हमारा क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। अच्छा, जिसको मुद्रा के रूप में मापा जा सके, जिसको क्या बोले? मुद्रा के रूप में। हर चीज में आके बाबू जो भी मिलेगा, इनकम मिलेगा, किसके रूप में मिलेगा? मुद्रा के रूप में व्यक्त करेंगे। इसमें भी जो इनकम मिलेगा उसको किसके रूप में व्यक्त करेंगे? मुद्रा के रूप में। मान लीजिए कोनो देश से हमको कोई सामान भेजे, पैसा मिला, और कोनो देश से कोई सामान लेके आए, उस सामाने का दाम ही न जोड़ेंगे। कुछ भी गया आया, मान लीजिए अनाज गया आया, उसका हम लोग कैसे निकालेंगे कितना का गया आया? मुद्रा के ही मूल्य में उसको व्यक्त किया जाता है ना। 1000 का गया, 2000 का गया, लाख का, करोड़ का, जो भी गया, मुद्रा के मूल्य में ही व्यक्त किया जाता है हमेशा। तो किसने कहा था कि अपने देश के श्रम एवं श्रम को प्राकृतिक संसाधनों पर लगाने के बाद जो आय होता है वो राष्ट्रीय आय है? अल्फ्रेड मार्शल ने। अब पीगू महोदय क्या कहते हैं? देश की आय प्लस विदेशों से प्राप्त आय का जो मूल्य होता है वही हमारा क्या है? राष्ट्रीय आय है। चलिए, राष्ट्रीय आय की धारणा। राष्ट्रीय आय की धारणा बाबू देखिए, जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, एनएनपी होता है ना। राष्ट्रीय आय की धारणा में क्या क्या होता है बाबू? एक जीडीपी, एक क्या होता है? जीएनपी, और तीसरा क्या होता है? एनएनपी। ठीक है, जीडीपी क्या होता है आप समझिए। जीडीपी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बाबू? सकल घरेलू उत्पाद। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको बताइए क्या कहते हैं? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बहुत बढ़िया, आपको तो जानकारी है जी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको क्या कहते हैं बाबू? बताइए तो। नेशनल प्रोडक्ट। देख के नहीं बता रहे हैं? नहीं भैया। बहुत बढ़िया। NATIONAL नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बताइए तो? शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय। चलिए देखिए, अब इसको समझिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा ना, बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर, भारी नहीं है। ठीक है, इसी में पूरा खेला है इस चैप्टर का। पूरा ये दो चैप्टर जो है ना इसी में है, इसी में पढ़ा हुआ है। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो मूल्य, वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित किया जाता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। क्या बोला? किसी देश में और किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, अंतिम मूल्य या मौद्रिक मूल्य कभी कभी बोलता है। किसी दिए हुए वर्ष में किसी वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मात्रा उत्पादित किया जाता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें क्या बोले बाबू कि किसी वर्ष में, कहने का मतलब कभी हमेशा हम लेते हैं किसमें निकालते हैं? एक साल में और किसमें? एक देश के अंदर। किसका मूल्य बाबू? वस्तु एवं सेवा का मूल्य। वस्तु एवं किसका मूल्य? सेवा का।
जो मूल्य होता है उसी के अंतर्गत उसी के मापन को हम लोग क्या कहते हैं मिला जुला करके? राष्ट्रीय आय। क्या बोले? एक साल में, एक देश में, हाँ एक साल में और एक देश में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा उत्पादित किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा है, वस्तुओं एवं सेवाओं की जो क्या है? मात्रा है, वही हमारा क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। ओ सॉरी, राष्ट्रीय आय नहीं कहेंगे रे, सॉरी जीडीपी कहेंगे, बार बार गलती बोल रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोले बाबू? बात समझिएगा। एक देश, एक साल, वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य, वही क्या कहलाएगा हमारा? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब हम लोग पढ़ते बाबू एनडीपी, सॉरी जीएनपी। क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद ना। इसमें समझिएगा बाबू, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय अब माइनस विदेशी जो अपने देश से ले गए। इसमें क्या होता है? क्या बोलते हैं? जीडीपी, जीडीपी प्लस क्या बोलेंगे? विदेशों से प्राप्त आय। देखिए बाबू, मानते हैं हमारा उससे उधर मत जाइए, कट हो जाता है। ठीक है बाबू, हमारा देश भारत है, ठीक है। हम पहला में क्या पढ़े थे कि एक साल में और हमारे देश के अंदर, हम एक साल में और हमारे देश के अंदर जो वस्तु और सेवा का मूल्य हुआ, अंतिम मूल्य हुआ, वस्तु और सेवा का जो अंतिम मूल्य हुआ, उसको क्या कहेंगे हम बाबू? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? जीएनपी। हमने क्या बोला? जीडीपी मतलब एक साल में हमारे देश के अंदर जो उत्पादित हुआ उसको, उसमें से हम जोड़ेंगे किसको? विदेशी से आया गया जो विदेशी से, विदेश से प्राप्त है। अच्छा विदेश से प्राप्त आय, हाँ, विदेश से प्राप्त आय है। और इसमें घटा देंगे बाबू किसको? विदेशी जो हमारे यहाँ से लेके गए ना, विदेशी जो हमारे यहाँ से ले गए, विदेशी जो हमारे यहाँ से ले गए। चलिए यही है बाबू, कुल मिला जुला करके बात। हम लोग पढ़े पहले जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। एक साल में अपने देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या हुआ? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। हम पढ़ रहे हैं जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक उसमें क्या करना है? जीडीपी मतलब एक टोटल को जोड़ लिए, और जीडीपी में से क्या करना है? विदेश से प्राप्त आय, और उसमें घटा देना है क्या? विदेशी जो हमारे देश से ले गए। विदेश से प्राप्त आय क्या है बाबू? समझिएगा, हमारे देश के जो आदमी विदेश में दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, अलग अलग देशों में काम करते हैं, अरब कंट्री में जाते हैं, अमेरिका वगैरह, ब्रिटेन, फ्रांस, सब देश में जाते हैं। मान लीजिए हमारे देश के कुछ आदमी है विदेश में कमा रहे हैं कितने? 5,000 रुपया। कितना कमा रहे हैं? $5,000 कमा रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे देश का आय है उसमें क्या जुट जाएगा? विदेश से प्राप्त आय। अच्छा अब सोचिए, कुछ ऐसे भी तो आदमी होंगे जो दूसरे देश से हमारे देश में आके कमाता होगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अदर देश की कंपनी और भारत देश में आकर के पैसा कमाती है, जो प्रॉफिट होता है वो लेके चले जाती है। तो वो क्या होगा? हमारे देश का तो पैसा ले गया, ठीक। तो जो हमारे देश से, ये तो है क्या कि हमारे देश में विदेशों से हमें क्या हुआ? पैसा आया। और कुछ कंपनियां क्या है? हमारे देश से पैसा लेके जाएगी, उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। मान लीजिए कुछ कंपनी हमारे यहाँ से $3,000 का सामान लेके चले जाती है। पैसा कितना लेके चले जाती है? 3,000। अब विदेश में जो हमारे यहाँ पे व्यक्ति है वह कितना भेज रहा है हमको? $5,000 भेज रहा है। और विदेशी हमारे यहाँ से कितना लेके चल जा रहा है? $3,000 लेके चल जा रहे हैं। $3,000। तो हमारे देश में विदेश से कितना आय हुआ? तो देखते हैं तो कितना हुआ? $2,000, ठीक है। तो यही कहानी है बाबू, विदेशी जो हमारे देश के बाहर जाके कमाए और हमारे देश में जो विदेश के लोग आके पैसा लेके चले गए, ठीक है। समझे? जीडीपी क्या होता है? एक साल में एक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य बोलेंगे जीडीपी, उसमें से विदेश से प्राप्त आय, जो विदेशी हमारे देश में आए, और सॉरी जो विदेश हमारे देश के लोग विदेश से कमा करके लाए, और विदेशी जो हमारे यहाँ से ले गया, जो हमारे यहाँ पे कंपनी फैक्ट्री खोला और पैसा कमा के ले गया, उसको घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा बाबू? जीएनपी। इसको कर देने के बाद क्या मिलेगा? जीएनपी, ठीक है। अब देखते हैं हम बाबू एनएनपी क्या है। एनएनपी का मतलब क्या होता है बाबू? नेट नेशनल प्रोडक्ट ने। इसका और है बाबू, एनएनपी में से क्या घटा देना हमको? मूल्य ह्रास।
एनएनपी में से क्या घटा देना है? मूल्यह्रास। एनएनपी नहीं दे, इसमें से जीएनपी में से क्या घटा देना है वो? मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास मतलब होगा टूट फूट कोई सामान कंपनी में बना, बिकने के लिए गया, डेट फेल हो गया, नहीं बिका, उसको क्या करना होता है? घटाना होता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल हम लिखे हैं, देख लीजिए। कुल राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी में कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत पर किया गया खर्च, कर एवं बीमा का व्यय घटा देने पर जो बचत होता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनपी कहते हैं। क्या बोला बाबू? कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से क्या घटाएंगे? कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत पर खर्च। क्या क्या खर्च होता है? कच्चे माल की कीमत, मरम्मत की खर्च, कच्चा माल का कीमत, मरम्मत पर खर्च और पूंजी की क्या लिखे थे हम? घिसावट। पूंजी की घिसावट नहीं होगा वो, पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत पर किया गया खर्च घटा देने पर जो बचता है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझे बाबू? यही 3 घटना है। अब देखिए जीएनपी क्या हुआ? जीडीपी में जोड़े क्या? जो विदेश से आया, घटाया क्या? जो विदेशी ले गया। तब हमारा बना क्या? जीएनपी। अब इसमें से क्या घटा देंगे हम? मूल्यह्रास। जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाया तो क्या बनेगा हमारा? एनएनपी। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका हिंदी में क्या होता है? वो शुद्ध राष्ट्रीय आय। हमेशा राष्ट्रीय आय देश के पास जो आता है इसी में देखा जाता है कि देश के पास शुद्ध कितना पैसा बचा। तो ये कुछ कम होता है, जीडीपी हमेशा ज्यादा होता है और शुद्ध राष्ट्रीय आय थोड़ा सा कम होता है। राष्ट्रीय उत्पाद होगा ना? हाँ उत्पाद होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ आय का लिखे हैं। अरे बाप रे, आप लोग काहे नहीं बोलते? हमको गलती होता है तो उत्पाद। ठीक है ठीक है, जहाँ गलती देखिए बोलिए। ठीक है हाँ ठीक है। अब बोलिए कोई बच्चा को थोड़ा सा दिक्कत है इसमें क्या? उनसे पूछिए बेझिझक। हाँ बहुत लाइव, अच्छा कल से लाइव चलेगा। ठीक है पक्का। फिलहाल आज कर दीजिए। अच्छा बता देंगे आज। ठीक है ठीक। हम लोग बाबू देखें यहाँ पे क्या? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। किसी को कोई डाउट है? जीडीपी क्या होता है बाबू? सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। और एनएनपी क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और इसका क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अच्छा आप बताइएगा हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? हम जीएनपी में से मूल्यह्रास घटाए तो उनको क्या मिलेगा? एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिला ना। ठीक। अच्छा एक वर्ष में एक देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी होता है ना। जीडीपी में विदेशों से आय जोड़े और विदेश वाला लेके गए उनका जीएनपी। किसी को कोई दिक्कत है? पूछिए अगर कोई डाउट है तो। और समझ चुके हैं ना? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक साल में एक देश में वस्तु एवं सेवाओं का जो मूल्य हुआ वही क्या होगा हमारा? जीडीपी। जीएनपी क्या बोले? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी में विदेश से प्राप्त आय जोड़ देंगे और जो विदेशी हमारे देश से लेके गए उसको घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा? जीएनपी। अब आए हम एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय। एनएनपी में से क्या कहेंगे? जीएनपी में से किसको घटाएंगे? मूल्यह्रास। इस जीएनपी में से किसको घटाएंगे? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास में कच्चा माल, मरम्मत, पूंजी घिसावट होता है, उसको घटाया जाता है। तब हमारा क्या निकलता है? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब चलिए अगला टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कौन किए थे, कब किए थे बताइए? सबसे पहले बाबू तो दादा भाई नौरोजी जी किए थे। ठीक है, कब किए थे? तो 1868 में किए थे ना। अच्छा लगा। चलिए क्लास आज तो मिटाते हैं। चलिए एक साल में एक देश में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या होता है? जीडीपी। अच्छा अल्फ्रेड मार्शल महोदय क्या कहे थे? श्रम एवं पूंजी जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। बाकी सब क्या कर रहा है? देखिए क्या बोले थे अल्फ्रेड मार्शल साहब कि अपने श्रम एवं पूंजी का अपने देश के कहाँ लगाएंगे? प्राकृतिक संसाधनों पर। उससे जो हमको आय मिलेगा वो क्या है?
उसके बाद है प्रोफेसर पीकू साहब ना, या क्या बोले, देश की आय प्लस विदेश की आय। विदेश से जो आय प्राप्त हुआ वही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय। उसके बाद हम लोग पढ़े जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? हमको समझ में आया? क्या लग रहा है? अच्छा, कोई नहीं समझ में आ रहा है। नहीं लग रहा आपको, नहीं समझ नहीं लग रहा, मुंह धो के आओ। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है बाबू। यहाँ से जो है ना क्वेश्चन बनेगा, कुछ कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, जीडीपी का मतलब क्या होता है बताइए, तो खाली लड़की लोग बताएगी। घरेलू उत्पाद, लड़का सब बताइए, लड़का सब बताइए। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी पूछे हैं, ठीक है, उसका हिंदी बताइए भाई। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए हम लोग अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक प्रगति। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने। कब किए थे बाबू? 1868 में। एक किताब लिखे थे। क्या लिखे थे किताब? नहीं, किताब मत उठाइए आप लोग। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या लिखे थे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब लिखे थे? 1868 में। अच्छा, उस समय बताए थे कि प्रत्येक भारतीय का जो प्रति व्यक्ति आय है कितना बताए थे वो? 20 रुपए। कितना बताए थे? 20 रुपए। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कौन लगाए थे भारत में? सबसे पहले कौन लगाए थे? दादा भाई नौरोजी। कौन बुक लिखे थे बाबू? सब याद करेगा नाम, पॉवर्टी ऑफ रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया। इंडिया लाइए बाबू। अच्छा, ये क्या लिखे थे? ये क्या था इनका बुक था ना? इंडिया। इंडिया। अरे बाप रे बाप, हम इतिहास के जानकार लग रहा है। इंडिया की एक किताब है, ठीक है। चलिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखे ना। कब लिखे बाबू? 1900। ये बुक कब लिखे है? 1868। भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे? पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में किसने लगाया था? इसका इंक लाइए, यहाँ नहीं दिख रहा है, खोलिए का ये थोड़ा सा। अंदर में भैया नहीं, उधर नीचे गिरा। नीचे गिरा हुआ है, नहीं है भैया, गिरा 20 रुपया। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। नहीं है, जब इसमें दिखा उसमें क्या दिखेगा? इसमें नहीं दिखा दे रहा है। जूम करके देखिए। सुनिए, अब एक बात सुनिएगा, बाबू क्या बोले कि डॉक्टर VKRV राव द्वारा 1925 से 29 के बीच भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा दिया गया। किसके द्वारा? VKRV राव। किसके द्वारा? VKRV राव। कौन दिए हैं? VKRV राव। कब तक दिए हैं? 1925 से 29 तक। ये आंकड़ा बहुत फेमस रहा है, ठीक है, ये आंकड़ा बहुत फेमस रहा है। क्या बोला था? राष्ट्रीय आय का आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित है। इन्होंने जो आंकड़ा दिया, यह आंकड़ा क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक, अब देखिए, आजादी के बाद अगस्त 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। आजादी के बाद कब? 1949 में। आजादी के बाद कब? 1949 में। किसकी अध्यक्षता में बाबू? प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। हल्ला कर रहे हैं आप लोग, समझिए ना। प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दिया? 1951 में। 48-49 में राष्ट्रीय आय कितना बताए थे? 8650 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति आय, 246 रुपए। 8650, 246, 151। सुनिए बाबू, आजादी के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ा के लिए पहला समिति कौन बने थे? PC महालनोबिस। अध्यक्षता में एक समिति बना, इनके अध्यक्षता में केवल एक समिति। इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए जो आंकड़ा दिया, अपना रिपोर्ट कब पेश किया? 1951 में। कब पेश किया है? 1951 में। इन्होंने बोला बाबू कि हमारा 1951 में प्रति व्यक्ति आय 246 रुपए था और राष्ट्रीय आय हमारा कितना था? 8650। राष्ट्रीय आय कितना था? 8650। राष्ट्रीय आय कितना था?
8,650। अब प्रति व्यक्ति आय कितना था 246 रुपए। कब 246 रुपए प्रति व्यक्ति आय कितना था 246। हीरा मत देना मेरा मोबाइल का। सुनिए बाबू, एक संस्था का नाम सुने हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। CSO बोलते हैं उसको। इसका गठन कब हुआ? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। केंद्रीय क्या नाम है इसका? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कब हुआ इसका गठन? कब हुआ है? 1954 में। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना कब हुई है? 1954 में ना। आइए देखते हैं प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे। आप लोग को पता है कि नहीं? इसमें चर्चा है दोबारा। PCI कैसे निकालेंगे? कोई बच्चा बताइए। चुपिए, ये दो लाइन का लड़की बताइए तो आगे का दोनों देश का बताइए आप लोग। PCI कैसे निकालेंगे? प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? बहुत मार मारेंगे नहीं बता। लाठी का है लाठी। यही थोड़ी है ना। जनसंख्या हाँ जनसंख्या को भाग देने पर जो शेष फल आता है भागफल। उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए बाबू। इतना आसान भाषा उनको लगता है हम पढ़ा रहे हैं। बता रहे देश हैं की हम लोग हल्ला थोड़ा कर पीछे मारेंगे एकदम। देखो पीछे हल्ला कहाँ कर रहे हैं? उधर ही हल्ला कर रहे हैं। ये लोग डांस किया है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? PCI कैसे निकालेंगे? देश की कुल जनसंख्या बटे राष्ट्र की कुल जनसंख्या हो जाएगा। गलती हो गया। राष्ट्र की ऊपर जनसंख्या हो गई। नहीं बताया क्या? नहीं बताया मुझे क्या? हाँ हाँ सब कुछ मेरा लग बता रहे। क्या होता है? कैसे बोलता है आय बटे क्या होगा? आय बटे जनसंख्या। ये क्या बोल रहा है लोग? गधा है, सब गधा है। जब लाइट है तो अच्छा नहीं चमक रहा है, अभी चमक। ठीक 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 ठीक। हम लोग कैसे निकाले प्रति व्यक्ति आय? कुल आय बटे कुल जनसंख्या। ठीक है चलिए चलिए। क्या कहता है? राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है। मार्कर लाइए इसमें भरने के लिए। मारकर भैया कर सकते पड़ेगा ना। हाँ, ठीक है। निकाल लो। लेकर होगा भैया होगा। उसी में तब तुम नहीं है।